अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने 40 साल के राज में करीब करीब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक सरकार के अंतर्गत जोड़ दिया। तमिलनाडु और केरल को छोड़कर आज का पूरा भारत, आज का पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कम से कम पूर्वी भाग अशोक के अधिकार क्षेत्र में था। यही नहीं, वो एक ऐसे धर्म को विश्वव्यापी धर्म की श्रेणी तक पहुंचाने में भी कामयाब रहे जिसके अनुयायी उस दौर में बहुत कम थे। उन्होंने ऐसी नैतिक अवधारणाओं का सूत्रपात किया जिनका असर आज तक देखा जा सकता है। चार्ल्स एलन अपनी किताब अशोका द सर्च फॉर इंडियाज लॉस्ट एम्परर में लिखते हैं, अशोक को सही मानों में भारत का संस्थापक पिता कहा जा सकता है। वो पहले शासक थे जिन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में पिरोया। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी से कहीं पहले उन्होंने ही अहिंसा की अवधारणा की शुरुआत की। वो शायद दुनिया के पहले राजा थे जिन्होंने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। अशोक कई लोगों को कई रूपों में दिखाई देते हैं। एक विजेता जिसने युद्ध की विभीषिकाओं को देखते हुए विजय को त्याग दिया, एक साधु या कहें साधु और सम्राट का अद्भुत समन्वय, एक राजनीतिक जीनियस जिसे मानवीय मूल्यों की गहरी समझ थी। रोमिला थापर अपनी किताब अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास में लिखती हैं, अशोक बहुत मायनों में अपने काल का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने अपने समय को समझा और भारतीय संदर्भ में उसकी जो ज़रूरतें थीं उन्हें पूरा किया। सम्राट अशोक की कहानी उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और उस शख्स चाणक्य से शुरू होती है जिसने उन्हें मगध की गद्दी पर बैठाया था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के 1-2 साल के अंदर ही सिंधु नदी के पूर्व में यूनानी आधिपत्य समाप्त होने लगा था। चाणक्य के मार्गदर्शन में पहले तो चंद्रगुप्त ने धनानंदा के खिलाफ हार का स्वाद चखा, लेकिन फिर उन्हें हराकर उत्तरी भारत के निर्विवाद शासक बन गए। अपने 24 वर्ष के शासन में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना अजेय रही। 305 ईसा पूर्व में जब बेबीलोन और पर्सिया के नए शासक सेल्यूकस ने सिकंदर की खोई हुई भूमि जीतने की कोशिश की तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों हार का सामना करना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मगध के राजा बने। चाणक्य बिंदुसार के भी मार्गदर्शक बने। उनके पोते और शिष्य राधागुप्त ने अशोक के मगध का राजा बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ए.एल. बाशम अपनी किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखते हैं, बिंदुसार का बेटा सुसीमा उनकी गद्दी का वारिस था और ये माना जा रहा था कि उनके बाद वो ही मगध का राजा बनेगा। बिंदुसार के उत्तराधिकारियों के क्रम में अशोक का नाम काफ़ी नीचे था। वो नाटे कद के थे और मोटे भी थे। उनको त्वचा की बीमारी थी जिसकी वजह से वो बदसूरत दिखाई देते थे। शायद यही वजह थी कि उनके पिता उनसे खिंचे खिंचे रहते थे और संभावित वारिसों की सूची से उनको हटा दिया गया था। यही कारण था कि राजधानी पाटलिपुत्र से दूर तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो उनके पिता बिंदुसार ने उसे कुचलने अशोक को भेजा। उसके बाद उन्हें मध्य भारत में उज्जैन में सम्राट का राज प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। वहाँ विदिशा में एक स्थानीय व्यापारी की सुंदर बेटी महादेवी साक्या कुमारी से उन्हें प्रेम हो गया। रोमिला थापर अपनी किताब अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास में लिखती हैं, दीपावामसा में इस शादी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उससे अशोक के 2 बच्चे महिंदा और संघमित्ता पैदा हुए, जिन्हें बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका भेजा गया। जब अशोक सम्राट बन गए तो महादेवी ने पाटलिपुत्र जाने के बजाय विदिशा में ही रहना पसंद किया। कहा जाता है कि देवी एक बौद्ध थी और उस समय विदिशा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। दूसरे, वो एक व्यापारी की पुत्री थी
और उनकी सामाजिक स्थिति राज परिवार के लोगों के स्तर की नहीं थी। बिंदुसार ने अशोक के बड़े भाई सुसीमा को अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन 274 ईसा पूर्व में एक और विद्रोह हुआ और उससे निपटने के लिए इस बार युवराज सुसीमा को भेजा गया। ये विद्रोह पिछले विद्रोह से अधिक गंभीर था, इसलिए राजकुमार सुसीमा को अधिक समय तक तक्षशिला में रुकना पड़ा। इस बीच राजा बिंदुसार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्होंने सुसीमा को वापस आने और उनकी जगह अशोक को तक्षशिला जाने का आदेश दिया। इस बीच अशोक के समर्थक मंत्री राधा गुप्त ने हस्तक्षेप कर राजकीय आदेश को रुकवाने की कोशिश की। चार्ल्स एलन लिखते हैं, अशोक ने अपनी बीमारी का नाटक किया और मांग की कि उनके पिता उन्हें अस्थायी राजा घोषित कर दे। ये सुनते ही बिंदुसार को मिर्गी का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। जब सुसीमा पाटलिपुत्र वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके छोटे भाई अशोक ने पाटलिपुत्र पर आधिपत्य जमाया हुआ है और उसके मुख्य द्वार की रक्षा यूनान से भाड़े पर लाए गए सैनिक कर रहे हैं। 4 साल सत्ता के लिए हुए संघर्ष में पाटलिपुत्र के पूर्वी द्वार पर सुसीमा की हत्या पहला चरण था। इस दौरान अशोक ने अपने 99 अन्य सौतेले भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया। तब जाकर वो अपने आप को मगध का राजा घोषित कर पाए। सुनील खिलनानी अपनी किताब इनकार्नेशंस इंडिया इन 50 लाइफ्स में लिखते हैं, मारे गए भाइयों की संख्या वास्तव में 6 थी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि गद्दी के लिए हुआ रक्त रंजित संघर्ष कई सालों तक चला था। उस समय अशोक की उम्र 34 साल थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों से पहले भारत के सबसे बड़े भूभाग पर राज किया था। जिस समय अशोक गद्दी पर बैठे उस समय रोम और कार्थेज के बीच प्रथम प्यूनिक युद्ध हो रहा था। फारस में खूनी संघर्ष चल रहा था और चीन सम्राट अपनी महान दीवार बनवा रहा था। 362 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग के खिलाफ युद्ध किया था। इस लड़ाई में 1 लाख व्यक्ति मारे गए थे और इतने ही लोग युद्ध के बाद पैदा हुई परिस्थितियों से मरे थे। 1.5 लाख से अधिक लोगों को या तो बंदी बनाया गया था या निर्वासित किया गया था। मारे गए लोगों में से अधिकतर लोग असैनिक थे। पैट्रिक ओलिवल हाल ही में प्रकाशित अपनी किताब अशोक पोर्ट्रेट ऑफ ए फिलोसफर किंग में लिखते हैं, सुमित गुहा उस समय के कलिंग की जनसंख्या 9,75,000 बताते हैं। अगर जनसंख्या को 10 लाख भी मान लिया जाए तो मरने वालों की संख्या कुल जनसंख्या की 20% थी, और अगर हम बंदियों की संख्या भी मिला लें तो कुल जनसंख्या के 35% लोग इस युद्ध से प्रभावित हुए थे। इस दृष्टि से इस लड़ाई को अगर नरसंहार कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। इस विजय ने अशोक के साम्राज्य को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा दिया और अगले 37 सालों तक उसका उस पर आधिपत्य बना रहा। लेकिन ये जीत इतनी रक्त रंजित थी कि इसने अशोक के अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया। उसने सार्वजनिक रूप से उस पर अपना खेद प्रकट किया और उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। अशोक ने गौतम बुद्ध के विचारों को अपना लिया जो भारत में अभी नया नया था। अशोक के शासन के समय भारतीय समाज में जितनी विविधताएं थीं उतनी पहले कभी नहीं थी। विविधताओं से भरे ऐसे समाज को एक साथ जोड़े रखने के लिए एक ऐसी विश्व दृष्टि चाहिए थी जो पर्याप्त लचीली हो। चार्ल्स एलन लिखते हैं, कलिंग युद्ध ने अशोक को नाम मात्र के बौद्ध से एक धार्मिक बौद्ध बना दिया। उसके बाद से सम्राट अशोक ने अपने शासन को बुद्ध की शिक्षा के अनुरूप नैतिक मूल्यों में ढाल लिया। एक अच्छे शासक की तरह अशोक ने अपने आप को अपनी जनता के लिए उपलब्ध कराया, लेकिन उनके बोले हुए शब्दों को कुछ गिने चुने लोग ही
सुन सकते थे। अशोक चाहते थे कि उनको पूरी दुनिया सुने, इसलिए